बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का बयान, चाहे निकाय चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव या लोकसभा चुनाव, यूपी में बीजेपी की जीत का सिलसिला रहे। बस्ती जिले में संपत्ति हड़पने का मामला आया सामने। कागजात में बहन को दिखाया शादीशुदा, सिस्टम पर उठे सवाल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को दी शुभकामनाएं। बीजेपी खेमे में हुई हलचल, यात्रा में शामिल हो सकती है बसपा। और औरैया में दबंगों ने महिला के खेत पर किया कब्जा, परिवार ने उठाया आत्महत्या का कदम, पुलिस ने सुरक्षा में लिया परिवार। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाहे निकाय चुनाव हो या विधान परिषद चुनाव या अगले साल होने वाला कोई भी चुनाव हो, किसी भी कीमत पर जो बीजेपी की जीत का सिलसिला है वो बरकरार रहना चाहिए। जी आपको बताते चले, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव हो, उन्होंने कहा कि यहां पर जो बीजेपी की जीत का सिलसिला है वो लगातार जारी रहना चाहिए। खबर बस्ती से है, जहां पर बस्ती जिले में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत सत्य साबित होती है। मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के वानेपुर गांव का है, जहां दो सगे भाइयों ने 2012 में पिता की मृत्यु होने पर धोखे से अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग को विवाहित दिखाकर उस समय हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की मिली भगत से पिता की संपत्ति को अपने नाम विरासत में दर्ज करा लिया। 2022 में जब मां की मृत्यु हुई तो दोबारा मां के नाम बची हुई संपत्ति को भी हड़पने के लिए उसे शादीशुदा दिखाकर उसे जान से मार डालने की योजना बना रहे हैं। पीड़िता रुचि सिंह ने जिलाधिकारी बस्ती से प्रार्थना पत्र देकर के बताया कि दोनों उसके विवाहित होने का फर्जी कागजात तैयार करके साजिश रच रहे हैं। उसका एक भाई पुलिस विभाग में तथा दूसरा अपराधी प्रवृत्ति का है, जिससे उसे अपनी जान का खतरा है। तो वहीं जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि पीड़ित लड़की को कब न्याय मिलेगा और आखिरकार इसकी जांच कब होगी। देखिए, बस्ती से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। संपत्ति लेने के लिए साजिश की जा रही है। पीड़िता ने डीएम को प्रार्थना पत्र दे करके अपनी जान के खतरे के बारे में बताया है और उसने कहा कि उसके जान का खतरा है उसके भाइयों से। आपको बताते चले, जब पिता की मौत हुई उसके बाद यहाँ पर दोनों भाइयों ने अपनी बहन को शादीशुदा दिखा दिया और उसके बाद जब मां की मौत होती है तो मां की जो संपत्ति थी उसे भी हड़पने के लिए यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। और अब ऐसे में जो पीड़ित है उसने कंप्लेन की है, जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और उसने कहा कि मुझे जान का खतरा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो सिस्टम है वो इतना खोखला कैसे हो सकता है, कैसे फर्जी कागजात बन जाते हैं, क्या कोई जांच नहीं की जाती है। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार ये जो पीड़िता है उससे यहाँ पर कब जाकर के इंसाफ मिलेगा।
वर्ष की नकल में शादीशुदा दिखा दिए हैं। उसके बाद सारी संपत्ति अपने नाम करवा रहे हैं और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और मेरी शादी नहीं हुई है। और मेरी मम्मी 4 महीने पहले डेथ हुई मम्मी की। पापा 2012 27 जनवरी को एक्सपायर हुए थे, तो तभी हमको शादीशुदा दिखा दिया। तब मैं सिर्फ 14 साल की थी, तो हमको कुछ पता नहीं था। इसलिए हम डीएम मैम के पास कई बार आए, लेकिन डीएम मैम पर्सनली मिली नहीं। सीआरओ साहब और एसपी साहब मिलते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं ब्लॉक पे सेक्रेटरी साहब और वीडियो साहब सुनते ही नहीं है, कहते हैं जाओ यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम शादीशुदा हो। तो सर, जिससे मेरी शादी हुई है उसको तो ढूंढ के लेके आए, हुई किससे मेरी शादी? बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं देकर के बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए राहुल को धन्यवाद। हालांकि मायावती ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो इस यात्रा में शामिल होंगी या नहीं, पर अपने किसी प्रतिनिधि या बसपा पदाधिकारियों को इसमें भेजेंगी अथवा नहीं। दरअसल ओबीसी आरक्षण को मायावती बीजेपी और सपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी लगातार हमले बोल रही हैं। बावजूद इसके जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, उससे ये जरूर माना जा रहा है कि आगे की वो क्या कुछ तैयारी कर रही हैं। मायावती ने रास्ते बंद नहीं किए हैं और बीजेपी को भी ये संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि इस यात्रा की भूमिका कम नहीं है, वो इस यात्रा के विरोध में नहीं है। वैसे उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने की बात नहीं की है, इसकी उम्मीद भी कम ही है बसपा इस यात्रा में शामिल होगी या नहीं। लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, कहीं ना कहीं इस यात्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक हलचल पैदा कर दी है। राजनीति में लगातार यहाँ पर चर्चाएं बनी हुई है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सभी पार्टियों को इनविटेशन दिया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, तो क्या यहां पर बीएसपी या समाजवादी पार्टी भी इस यात्रा में शामिल होंगी? तो जिस प्रकार से मायावती ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चाओं का बाजार गर्म होते हुए ये माना जा रहा है कि बीएसपी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है और कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। औरैया में दबंग बेखौफ हैं। मामला अछलदा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहां भूमाफियाओं से परेशान होकर एक महिला अपनी बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंच जाती है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक दबंग भूमाफियाओं ने महिला के खेत पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, महिला कब्जे की शिकायत डीएम से लेकर एसपी तक कर चुकी है, लेकिन न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते परेशान परिवार ने खौफनाक कदम उठाया है। तो एक परिवार बेहद परेशान हो चुका है दबंगों से, और इस कदर ये परिवार परेशान है कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। परिवार ने खौफनाक कदम उठा लिया क्योंकि लगातार वो पुलिस से शिकायत कर रहे थे, लेकिन आज तक उनकी किसी ने सुनी नहीं। तो दबंगों के हौसले बेहद बुलंद होते जा रहे हैं और इन्हीं दबंगों के हौसलों की वजह से एक परिवार आज अपनी जान देने जा रहा था। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में परिवार को ले लिया है, लगातार जांच की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कोई पीड़ित परिवार इस तरीके के कदम उठा लेता है, तभी क्यों प्रशासन की नींद खुलती है? ये दबंगों पर पहले ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? किस चीज का इंतजार यहाँ पर प्रशासन करता है? तो अब देखने वाली बात यही होगी कि जो जमीन कब्जे में ली गई है दबंगों की तरफ से, पीड़ित परिवार को जमीन कब तक मिल पाएगी, और क्या एक बार फिर से पीड़ित परिवार अपने परिवार के साथ खुशी से रह पाएगा, क्योंकि वो इस कदर परेशान है कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया था। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से लोग घर में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं बढ़ती ठंड और घने कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, जिसके चलते कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दे दिए। इसी के साथ आपको बता दें, गोंडा, देवरिया,
नोएडा, हमीरपुर, वाराणसी, बलिया समेत कई जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। इसी के तहत लखनऊ में भी 12वीं तक के सभी बोर्ड्स के स्कूल को 7 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। लखनऊ के डीएम ने शीतलहर और बढ़ते घने कोहरे के चलते 12वीं तक के सभी स्कूलों में 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर में भी आगामी 5 जनवरी तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर हम मुरादाबाद की बात करते हैं तो स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया। तो जिस प्रकार से सभी आप जानते हैं कि ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कड़ाके की ठंड ने सभी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो ख्याल रखने की जरूरत होती है वो होती है बच्चों को। तो इस प्रकार से जो जिलाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में कई सारे जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कहीं पर 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे तो कहीं 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और समय में भी यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। वाराणसी में गंगा पार यूपी का पहला टेंट सिटी बसाया जा रहा है। इस टेंट सिटी में पर्यटक 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं ले सकेंगे। टेंट सिटी में रहने के लिए पर्यटकों को 8,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक खर्च करना होगा। इसके लिए टेंट सिटी में अलग अलग विला बनाए जाएंगे। टेंट सिटी में रुकने के लिए पर्यटक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताते चले एक ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है। tentcityvaranasi.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी से लोग इस टेंट सिटी में ठहर सकेंगे। इसके लिए फिलहाल ऑनलाइन मोड में बुकिंग शुरू हो गई है। जल्द ही वाराणसी के रविदास घाट और नमो घाट पर भी इसके लिए काउंटर बनाए जाएंगे जहां से पर्यटक टेंट सिटी में बुकिंग करा सकेंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि टेंट सिटी का काम 10 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। तो अब वाराणसी में लोग टेंट सिटी का भी लुत्फ उठा सकेंगे और इस टेंट सिटी में आपको बहुत ही खूबसूरत विला मिलेंगे जिसमें आप ठहर सकते हैं और आपको यहाँ पर 5,000 से लेकर के 51,000 तक रुपए भी चुकाने होंगे। इसी के साथ आप ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन बुकिंग इसकी करा सकते हैं। ऑनलाइन जो बुकिंग है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और एक वेबसाइट जो जारी की गई है उसमें आप टेंट सिटी की हर एक जानकारी पा सकते हैं। tentcity.com ये वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसके थ्रू आप हर एक जानकारी आसानी से ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या कुछ पैसा आपको चुकाना होगा टेंट सिटी में रहने के लिए। देखिए, टेंट सिटी का आरएफपी वीडियो द्वारा मई जून में फ्लोट किया गया था जिसके लिए 2 वेंडर्स हमने फाइनलाइज भी कर लिए हैं। इसमें टोटल 3 प्लॉट हैं जिसमें 100 से 200 टेंट की क्षमता है। टोटल इसमें 3 प्लॉट्स हैं हमारे पास, तो 300 से 600 टेंट्स की क्षमता रहेगी जिसको प्राइवेट वेंडर्स ही संचालित करेंगे। इसमें वीडियो द्वारा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और सीवरेज, इन तीनों के कनेक्शंस वेंडर्स को दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा सेटअप है और संचालन वो प्राइवेट वेंडर्स द्वारा PPP मोड में किया जा रहा है। जितनी हमारे वेंडर से बात हुई है तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में ये शुरू हो जाएगा। इसमें इस साल बहुत डिले हुआ है क्योंकि गंगा जी का स्तर इस बार अनयूजुअली बहुत हाई था, लेकिन अब पानी का स्तर नीचे आ चुका है और पूरा काम फुल फ्लो में चल रहा है। सर, अगर बात की जाए तो कितनी लागत से टेंट सिटी बनाई जा रही है? इसमें जितना मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें वीडियो ने जो इन्वेस्ट किया है वो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए है। प्राइवेट वेंडर्स जितना खर्चा कर रहे हैं वो उनके ऊपर है क्योंकि वो अपने टेंट कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जो फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करनी या नहीं करनी वो भी उनके ऊपर निर्भर है। बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व प्रदीप कुमार द्वारा तहसील उतरौला का मुआयना किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने खतौनी कक्ष राजस्व अभिलेखागार संग्रह अनुभाग का निरीक्षण किया और सभी अभिलेखों को चुस्त दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम समेत तहसील के अन्य संबंधित अधिकारी जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो जिलाधिकारी ने मुआयना किया है
विभाग का यहाँ पर निरीक्षण किया गया। अभिलेखों को दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए और इसी के साथ आपको बता दें कि इस मौके पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। आप उतरौला तहसील परिसर में आए हैं, क्या उद्देश्य है सर? तहसील के आज मुआयना हमने रखा हुआ था। तहसील की जो पटल थे उनका मुआयना किया गया और जो कमियां और चीज़ें थी उनको सही करने के लिए निर्देशित किया गया। आप उतरौला तहसील परिसर में हमीरपुर में NH 34 पर तेज रफ्तार 3 व्हीलर ऑटो पलट गया। बताया जा रहा है कि 3 व्हीलर में सवार 10 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को CSC सुमेरपुर में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर परिसीमन न होने के बाद भी क्षमता से अधिक सवारियां बढ़कर तेज रफ्तार से 3 व्हीलर चलाए जा रहे थे। ये पूरा मामला थाना सुमेरपुर इलाके के हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री के रोड का बताया जा रहा है। कानपुर में निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपना वादा कर दिया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने महामंथन को लेकर कहा कि इस मंथन में लोकसभा चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, साथ ही संगठन के साथ साथ 125 करोड़ जनता और 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हित की रणनीति पर महामंथन हो रहा है। वहीं सपा का आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के घेरने को लेकर के मंत्री ने कहा कि सरकार किसी का हक नहीं मार रही और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं किए जाएंगे, जिसके लिए टीम गठित की जा चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री का कहना है, चाहे जितनी यात्राएं कर ले, योगी और मोदी के हाथों में देश और प्रदेश की जनता सुरक्षित है। पूर्ण बहुमत से हमारी ही सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ताकत का एहसास चुनाव में होता है जब मतदाता बॉक्स में अपना मत डालता है और कांग्रेस की रायबरेली में बहुमुश्किल एक सीट बची है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता भी उसी के साथ है। टीमें गई थी 16-17 देशों में जाकर के लोगों से मिली हैं। 7.25 करोड़ रुपए का MU हुआ है जो 10, 11, 12 को फरवरी को उत्तर प्रदेश में समिट होने वाली है, जिसमें पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सप्रेस वे हैं वो भी कंप्लीट हैं, बने हुए हैं, बन रहे हैं। टीमें गई थी। मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर तथा CO सिटी के नेतृत्व में प्रशासन पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी का मकान सहित 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क संपत्ति में ईंट भट्ठा, जमीन, वाहन शामिल हैं। सदर SDM हेमंत चौधरी, CO सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन पुलिस की टीम नगर के भीटी इलाके में पहुंचती है। टीम ने यहाँ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय निवासी अहिरौली हथनी थाना सराय लखनसी और उसकी पत्नी सुमन राय के नाम से दर्ज भीटी में स्थित 4 भूखंडों को कुर्क कर लिया है। तो कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। एक वाद है जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, वाद संख्या 2906/2022, सरकार बनाम चुन्नू राय आदि। इसमें ग्राम भीटी की अराजी संख्या 1022 और हथनी की अराजियाँ कुछ हैं और ये मकान उस पर स्थित है। उसको जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 31/12/2022 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। तो कीमत क्या होगी? कीमत लगभग 5 करोड़ है इनकी। पूरा मामला क्या है सर? ये कमलेश राय और चुन्नू राय निवासी अहिरौली हथनी थाना सराय लखनसी के निवासी हैं। इनके विरुद्ध हत्या का केस दर्ज हुआ था इनके और इनके बच्चों के खिलाफ। उसी के आधार पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसके आधार पर
विवेचक द्वारा रिपोर्ट दिया गया था, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 14/1 के तहत इनकी ये आरजी संख्या 1022 और ये मकान, इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी और मोटरसाइकिल कुल लगभग 5 करोड़ की संपत्ति धारा 14/1 गैंगस्टर अधिनियम के तहत 31/12/2022 को कुर्क किया गया है। से संबंधित कुछ है? नहीं ऐसा कुछ किसी आपराधिक गिरोह से इनका संबंध है। हुणी तेरी नवे साल ते ओही यार ने पुराने 29 दसंबर नु छटिया 29 दसंबर नु छटिया डेट लिखी पईया पिंड मोटर वाले खाल ते आदा हुणी तेरी नवे साल ते ओही यार ने पुराने 29 दसंबर नु छटिया 29 दसंबर नु छटिया डेट लिखी पईया पिंड मोटर वाले खाल ते आदा हुणी तेरी नवे साल ते ओही यार ने आंखों के पीछे भी पहुंचा सकते हैं और आपको अपनी जान से हाथ भी खोना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई परिचित इस तरीके के वीडियोस बनाता है, अपनी जान के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसे समझाइए कि इस तरीके की चीजें ना की जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीजों को करेंगे, इससे आपकी जान के साथ भी कहीं ना कहीं आप उससे भी हाथ धो सकते हैं और आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। ये सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो ये सामने आया है, इसमें कुछ लोग स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टंट में गाड़ी का नंबर विजिबल है, गाड़ी के नंबर से गाड़ी की और चलाने वालों की पहचान करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और यातायात के नियमों का और ट्रैफिक के नियमों का जहाँ पालन नहीं होगा वहाँ पे दुर्घटनाएं भी होंगी और जो है दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही है। इससे हम बिल्कुल भी इसकी जो है लोगों को से अपील करना चाहेंगे, इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल भी लिप्त ना हो। ये सोशल मीडिया के जरिए जो जालौन में भारत का 5वां और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1200 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट, जिसके बनने के बाद जनपद जालौन के किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध रहेगी। इस सोलर पावर प्रोजेक्ट को जनपद जालौन में 2 जगहों पर 600 मेगावाट की क्षमता के हिसाब से अमरोड और मई में स्थापित किया जाना है। इस पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश को पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहां पर मिलने जा रहा है, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। शामली में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में जिले की जीआरपी पुलिस थाने में गोली चलने से 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर होते हुए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थाना परिसर में हुए गोलीकांड मामले को जीआरपी पुलिस दबाने में जुटी है। वहीं घटना से जीआरपी पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हर्ष फायरिंग में हादसा हो जाता है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कन्नौज में एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया। लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। डीएम ने पूरे मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंपी है। कन्नौज सदर तहसील में तैनात लेखपाल राजेश कठेरिया का जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे आपको बताते चले
हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम कन्नौज शिवप्रांत कुमार शुक्ला ने बिना देरी किए लेखपाल पर कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लेखपाल श्री राजेश पठेरिया द्वारा कुछ पैसों का लेन देन किया जा रहा है। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रथम दृष्टया लेखपाल को दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है, रजिस्ट्रार कानून कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है और साथ ही वीडियो में दिख रहे राजस्व निरीक्षक श्री अनिल प्रकाश यादव जी के विरुद्ध कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को आख्या प्रेषित कर दी गई। सर, इसमें मामले में जांच किसे सौंपी गई है और कब तक रिपोर्ट आने की इसमें उम्मीद है? जांच तहसीलदार सदर सर को नामित किया गया है। 7 दिवस में जांच आख्या उपलब्ध कराने तहसीलदार सदर सर को निर्देशित किया गया है। मीडिया सिद्धार्थ नगर में सांसद की दरिया दिली सामने आई। मामला शोहरतगढ़ तहसील का है, जहां तहसील की ग्राम पंचायत अलीदापुर के गौरा बाजार में ग्राम प्रधान पंकज चौबे के प्रयास से डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान सांसद ने लगभग 400 लोगों को कंबल बांटे, जिससे इस ठंड के मौसम में उन्हें कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, जिलाध्यक्ष समेत तमाम प्रधान भी मौजूद रहे। 2023 का आज नए वर्ष का आगाज है, नूतन वर्ष का पहला दिन है और इस नए वर्ष को हम लोग हमारे गांव के प्रधान युवा पंकज चौबे जी, प्रधान संघ जनपद के अध्यक्ष पवन मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष रमेश मरी जी, पद्माकर बाबा, हमारे तमाम प्रधान, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी लोगों ने तय किया कि आज लोग नए वर्ष को पार्टी के साथ, छुट्टियों के साथ एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।